छात्रों, आज हम कमलेश्वर की चर्चित कहानी राजा निर्वंशिया की चर्चा करेंगे। यह उनकी काफ़ी चर्चित कहानी रही है और इस पर प्रश्न भी पूछा जाता रहा है कि राजा निर्वंशिया कहानी की समीक्षा कीजिए। आधुनिक कहानीकारों में कमलेश्वर का विशिष्ट स्थान है। आपने कई कहानियाँ हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं। राजा निर्वंशिया आपकी चर्चित कहानियों में से एक है। लेखक की मां सकट के त्यौहार पर अपने बच्चों के लिए राजा निर्वंशिया की कहानी सुनाती है। सभी बच्चे मन लगाकर कहानी सुनते हैं। कहानी के समाप्त होते ही सभी फूल चढ़ाते हैं। लेखक की मित्र जगपति की कहानी भी राजा निर्वंशिया की कहानी से मिलती जुलती है। फिर भी राजा की कहानी और जगपति की कहानी का अंत अलग अलग होता है। इसमें आकस्मिक दुर्घटना, आर्थिक संकट, अविश्वास, संदेह, पारिवारिक विघटन, अवसरवाद तथा दुखद अंत देखने को मिलता है। आपकी कहानी की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। इसके प्रमुख बिंदु हैं कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 3 देश काल एवं वातावरण, नंबर 4 संवाद योजना, नंबर 5 भाषा शैली तथा नंबर 6 उद्देश्य। तो सबसे पहले अब हम कथावस्तु की चर्चा करेंगे। लेखक का मित्र जगपति है और जगपति एक वकील के यहाँ मुहर्रिर हो जाता है। वह वहाँ कुछ समय काम करता है और उसकी पत्नी का नाम चंदा है। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं, परंतु उनके कोई संतान नहीं होती है। जगपति एक निमंत्रण में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गया होता है। वहाँ पर अचानक बदमाश हमला बोल देते हैं और उस मुठभेड़ में, उस हमले में उसके जांघों में 2 गोलियां लगती हैं। जगपति घायल हो जाता है। उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कुछ समय तक रिश्तेदार संबंधी आते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आना जाना उनका बंद हो जाता है। उसकी माली हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती है। उसकी पत्नी चंदा उसे ठीक करने का हर संभव प्रयास करती है। अस्पताल का कंपाउंडर बच्चन सिंह यह कहता है, ये शीघ्र ही ठीक हो सकते हैं यदि इनको अच्छी दवाई बाहर से मंगवा दी जाए। इस पर जगपति मना करता है। वह कहता है कि हम महंगी दवाई खरीदने लायक नहीं हैं। परंतु चंदा का मन नहीं मानता है और वह बच्चन सिंह कंपाउंडर से बात करती है। बच्चन सिंह कंपाउंडर अच्छी दवाइयों की व्यवस्था कर देता है। इस एवज में चंदा उस समय
उसके पास रुपए नहीं होते हैं, उसके हाथ में जो कड़ा होता है वह कड़ा बच्चन सिंह को देने का प्रयास करती है, परंतु बच्चन सिंह वह कड़ा स्वीकार नहीं करता और दवाइयों की व्यवस्था कर देता है। इधर जगपति धीरे धीरे ठीक हो जाता है और उसके बाद ठीक होने के बाद अपने घर आ जाता है। काफ़ी छुट्टियां होने के कारण से उसका काम छूट जाता है, आय का कोई साधन नहीं रहता है और वह चंदा से जब पूछता है कि दवाइयों की व्यवस्था तुमने कैसे की, तो चंदा बता देती है कि मैंने कड़े बेच दिए हैं। इधर जगपति आर्थिक रूप से परेशान होता है। एक दिन क्या देखता है कि उसकी पत्नी चंदा के पास में एक कपड़े में बंधे हुए वे कड़े ज्यों के त्यों रखे हैं। इस पर भी वह पूछता नहीं है कि तुम तो कह रही थी कि कड़े बेच दिए, लेकिन ये तो कड़े यहाँ रखे हुए हैं। यह प्रश्न चंदा से नहीं पूछता, लेकिन उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, अविश्वास करने लगता है चंदा के प्रति। और उसके घर में बच्चन सिंह का आना जाना भी होता है। इस परिस्थिति को न तो जगपति नकार पाता है और न ही चंदा नकार पाती है। उसके बाद जगपति बच्चन सिंह से कुछ रुपए उधार लेता है और लकड़ी का काम शुरू कर देता है। जगपति उधर लकड़ी के काम में व्यस्त हो जाता है और इधर बच्चन सिंह का चंदा के घर आना जाना जारी रहता है। एक दिन पता चलता है कि चंदा गर्भवती है। इस पर जगपति उस पर गुस्सा करता है और उनमें मनमुटाव भी होता है। अगले दिन चंदा अपने मायके चली जाती है और इधर जगपति परेशान होता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता है और फिर उसे ये सूचना मिलती है कि चंदा ने एक बच्चे को, लड़के को जन्म दिया है। जब उसे ये जानकारी होती है तो वह और परेशान हो जाता है और वह जो है अफीम खा लेता है। अफीम खाकर अपने प्राण त्याग देता है। इससे पहले वह 2 पत्र लिखता है, एक चंदा के लिए, एक कानून के लिए। चंदा के लिए यह लिखता है कि तुम घर वापस आ जाओ, और दूसरा पत्र कानून के लिए लिखता है। वह कहता है कि मेरे लिए किसी ने जहर नहीं दिया है, बल्कि मेरे अंदर पैसों का जहर भरा हुआ है। यह बात जगपति इसलिए कहता है क्योंकि वह बच्चन सिंह से रुपए उधार ले चुका होता है और इसके एवज में उसका घर पर आना जाना बना रहता है। इसमें चंदा का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियां ही उसमें कुछ ऐसी बन चुकी थी। ना तो जगपति उन परिस्थितियों से निकल पाता है और न ही चंदा अपनी पवित्रता साबित कर पाती है। जबकि राजा निर्वंशिया की कहानी में राजा निर्वंशिया, उसके भी कोई संतान नहीं होती है और उसके साथ भी ऐसी घटना घटित होती है। कुछ समय के लिए बाहर जाता है, उसके बाद पता चलता है कि उसकी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उन बच्चों को वह स्वीकार नहीं करना चाहता है। उसके बाद में उसकी पत्नी कुल देवता का अनुष्ठान करती है, कुल देवता प्रसन्न होते हैं और उसके बाद में उनकी भ्रांतियां दूर कर देते हैं। वे सुखपूर्वक राजा और रानी दोनों रहने लगते हैं और अपने बच्चों को भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जगपति और चंदा की कहानी में चूंकि वे राजा नहीं हैं
और न ही उनके लिए कोई दैवीय शक्ति मदद कर रही है, इसलिए वे उन परिस्थितियों में घुटते रहते हैं और उनका सामना करते रहते हैं। उनकी चंदा की पवित्रता के प्रमाण के रूप में कोई देवता प्रकट नहीं होता है। इधर न ही जगपति कोई राजा है, वह भी एक आम इंसान है। चंदा पर या फिर जगपति पर लांछन लगाना बड़ा ही आसान है, क्योंकि वह कोई दैवीय शक्ति से ओतप्रोत नहीं है। वह हमारे बीच से ही रहने वाले बेबस और मजदूर लोग हैं। इसी के साथ ये कथा वस्तु समाप्त होती है। उसके बाद में पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। एक जगपति, चंदा और कंपाउंडर वचन सिंह, जिसमें जगपति आद्योपांत उसका प्रभाव बना रहता है और वह कहानी के प्रारंभ से अंत तक रहता है। जगपति परिस्थितियों का मारा है और चंदा भी विवश और लाचार है। इधर वचन सिंह अवसरवादी दिखाया गया है, वह उस अवसर का लाभ लेता है। देश काल एवं वातावरण की यदि बात करें तो कहानीकार ने उचित देश काल एवं वातावरण की योजना बनाई है। अब हम यदि संवाद योजना की बात करें तो कहानी के संवाद छोटे छोटे पात्रों के अनुकूल एवं स्पष्ट संवादों की योजना कहानीकार ने रखी है। उसके संवाद परिस्थितियों को उद्घाटन करने में एकदम सफल हुए हैं। ये संवाद सरल, संक्षिप्त तथा रोचक तथा प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। संवादों की दृष्टि से भी यह कहानी अत्यंत अच्छी कहानी बैठती है। अब हम भाषा शैली की यदि बात करें तो कहानीकार ने भाषा पात्रों के अनुकूल अपनाई है। उनकी भाषा पात्रों के मनोभाव को स्पष्ट करने में एकदम सफल रही है। शैली की यदि बात की जाए तो वर्णनात्मक शैली और संवादात्मक शैली का प्रयोग इसमें लेखक ने किया है। तो भाषा और शैली दोनों ही दृष्टियों से भी यह कहानी एक अच्छी कहानी बैठती है। अब हम यदि उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में भी ये कहानी एक सफल हुई है। कहानीकार दो समानांतर कहानियाँ इसमें रहती हैं, एक राजा निर्वंशिया की और एक जगपति की। राजा निर्वंशिया एक सफल समृद्ध व्यक्ति दिखाया गया है और उसमें कल्पना के द्वारा और उनके अनुष्ठान के द्वारा दैवीय शक्तियाँ प्रकट होती हैं और उनको उनकी पवित्रता सिद्ध कर देती हैं, उनके सारे संबंध ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जगपति है एक विवश और गरीब व्यक्ति दिखाया गया है। इसी प्रकार से चंदा भी परिस्थितियों की मारी दिखाई गई है, उसकी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कोई दैवीय शक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कहानीकार उद्देश्य में भी सफल हुआ है। तो हर दृष्टि से कहानी के सभी तत्वों के आधार पर राजा निर्वंशिया कहानी एक सफल कहानी बैठती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इसकी समीक्षा को समझा होगा। धन्यवाद।